हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मंडे है तो मंडे को क्या है, व्याकरण है। व्याकरण वर्ग 10 का व्याकरण पदबंध। पदबंध में पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि शॉर्ट्स में था, लेकिन अब क्या है, पदबंध को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि पद और बंध। पद और बंध ये दो चीज है। तो हम सबसे पहले किसको जानेंगे, पद को जानेंगे। पद क्या होता है, तो पद जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरणिक प्रकार्य के साथ किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पद कहते हैं। और जब पदों का समूह एक साथ मिल करके किसी एक ही पद का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। तो सबसे पहले है कि वर्ण के पश्चात शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। वर्ण के बाद क्या है, तो शब्द है। भाषा की दूसरी सबसे छोटी इकाई शब्द है, जो कि वर्णों के सहयोग से बनता है। किसके सहयोग से बनता है, वर्णों के सहयोग से बनता है। क्या बिना वर्ण के सहयोग से शब्द बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के पश्चात यानी वर्ण के बाद क्या है भाषा में सबसे छोटी इकाई, तो शब्द है। यह भाषा की स्वतंत्र इकाई है। क्या, तो शब्द। शब्द स्वतंत्र इकाई क्यों है, मान लीजिए शब्द कमल लिखा हुआ है। कमल का प्रयोग अगर हम वाक्य में नहीं करते हैं तो हमको वो नहीं पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या किसी कार्य को बता रहा है कि क्या है, वह क्या है, वो स्वतंत्र है। कमल टूट गई है कि कमल टूट गया है, कोई व्याकरणिक प्रकार्य उसमें नहीं है। तो शब्द क्या है, ना उसका वचन है कि एक वचन में, दो वचन में, कि बहुवचन में, कोई किसी में नहीं। हिंदी में तो वचन कितने होते हैं, दो होते हैं। तो शब्द जो है अगर वाक्य में प्रयोग होगा तो ही क्या होगा, वो व्याकरण के नियम में बंधेगा। वैसे शब्द क्या है, वह स्वतंत्र है। क्या है वो स्वतंत्र है। तो शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 5 आधारों पर किया जाता है। शब्द जो है उसका जो वर्गीकरण किया जाता है कि शब्द कहां से उत्पत्ति, कहां से हुआ है, या कैसे बना है, या किस भाषा से है, इन सब चीजों के बारे में जो है वो 5 तरह से उसको वर्गित किया है, खंडित किया है कि अलग अलग भागों से वो आया हुआ। क्या आया है, तो शब्द आया है। तो प्रत्येक आधार पर इनके अनेक भेद होते हैं। जो 5 आधारों पर वर्गीकरण किया है तो उसका हर अलग, एक आधार का 4 भेद, 5 भेद, 3 भेद, 2 भेद करके ऐसा है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो शब्द का भेद जो वर्गीकरण जो हुआ है वो 5 आधारों पर हुआ है। कितने आधारों पर हुआ है, 5 आधारों पर। तो पहला आधार क्या है, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। पहला आधार क्या है, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। दूसरा आधार क्या है, रचना के आधार पर शब्द भेद। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। तो सबसे पहले स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद आप लोग जानते ही होंगे। क्या है, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और 9th-10th में संकर शब्द। तो पहला क्या है, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। शब्दों के वर्गीकरण के प्रथम 4 आधार पर शब्दों की रचना, उनके स्रोत, प्रयोग और अर्थ के अनुसार भले ही उनके अनेक भेद होते हैं,
कह रहे हैं कि शब्द का जो वर्गीकरण है, प्रथम जो 4 आधार है, स्रोत या इतिहास, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर, इनके आधार पर भले ही इनके अनेक भेद होते हैं, किंतु इन सभी में समानता यह है कि इनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। इनकी क्या होती है? स्वतंत्रता जो होती है वो सत्ता बनी होती है। मगर व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो ये कार्य करते समय इसकी स्वतंत्र सत्ता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कार्य ये कब करेगा? जबकि इसका प्रयोग वाक्य में होगा, तभी यह व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कार्य करेगा। जैसे लड़का, लड़का में कोई व्याकरणिक प्रकार नहीं है, लेकिन लड़का जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ कि एक लड़का है वो जा रहा है। लड़के जाते हैं, इसका क्या अर्थ हो गया कि यहाँ पे वचन का प्रयोग हो गया। वचन कहां से आया है? तो व्याकरण से आया है। उसके बाद हो जाएगा कि मान लीजिए शब्द है लड़कियां खेलने जा रही है। लड़कियां क्या है? संज्ञा है। खेलना क्या है? क्रिया है। वो क्या करने जा रही है? तो खेलने जा रही है। तो एक दूसरे से क्या होता है? बंधित होते हैं, आश्रित होते हैं एक दूसरे पर। तो वहीं पे क्या हो गया? व्याकरणिक प्रकार हो गया, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर इनका संबंध दूसरे शब्दों से जुड़ जाता है। पद है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक प्रकार करने लगता है तो वह पद कहलाने लगता है। पद किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक प्रकार करने लगता है तो वह पद कहलाने लगता है। तो व्याकरणिक प्रकार यानी व्याकरण के नियम के अनुसार कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह पद कहलाता है। ठीक है, यहां तक। पद बनने पर शब्द के स्वरूप में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अनेक क्या होते हैं? परिवर्तन, विकार होता है। विकार उत्पन्न होता है। किसके अनुसार होता है? तो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार पद में विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन होता है। तो पद के भेद कितने हैं? तो पद के भेद जब पूछा जाएगा तो 9 भेद है। पद के भेद कितने हैं? 9 भेद है। तो वो 9 भेद है। यहां पे क्या देख रहे हैं कि पद के भेद यानी पद के प्रकार कितने? लिखा हुआ भेद है, लेकिन जब पद के भेद पूछा जाएगा तो संज्ञा से लेकर के विस्मयादि बोधक तक आता है, निपात तक आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? पद बनने पर शब्द के स्वरूप में जो परिवर्तन आते हैं, इस आधार पर पदों के 2 मुख्य भेद होते हैं। क्या होते हैं? जब इसके स्वरूप में परिवर्तन आते हैं तो इसके 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। क्या सब होते हैं? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होता है जिसमें कि लिंग, वचन, काल, क्रिया के अनुसार लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर इसमें परिवर्तन आता है। अविकारी यानी विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसमें क्या है? कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसके आधार पर नहीं आता है? तो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो पद के मुख्य रूप से जो भेद है परिवर्तन के आधार पर, वो कितने हैं? 2 है। क्या सब है? विकारी और अविकारी। विकारी पद वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों अर्थात पदों के रूप में कोई परिवर्तन, विकार होता है, उन्हें विकारी पद कहते हैं। किसे कहते हैं विकारी पद? विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन। वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों अर्थात पदों के रूप में कोई परिवर्तन, विकार होता है, उन्हें विकारी कहते हैं। विकारी पद के 4 भेद।
विकारी पद के क्या भेद, कितने भेद है? 4 भेद है। क्या सब है? संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 भेद, यानी इन चारों में परिवर्तन आता है। क्या होता है? परिवर्तन आता है। किसके कारण? तो व्याकरणिक प्रकार्य के कारण। पदों के उपर्युक्त भेदों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति और काल के आधार पर अनेक परिवर्तन, विकार होते हैं। अब क्या होता है? अविकारी। अविकारी का अर्थ हुआ इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसके कितने भेद हैं? तो इसके 5 भेद है। तो इसके 5 भेद क्या सब होगा? जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया निकल गया तो उसके बाद इसका 5 भेद क्या सब होगा? तो इसका 5 भेद होगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्या सब होगा? क्रिया विशेषण, तो इसका 5 भेद। अविकारी, पहले आप लोग विकारी को जान लीजिए। जो विकारी में क्या सब होगा? विकारी शब्द विकारी पद 4 है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा क्या है? क्रिया। इन सब में परिवर्तन किसके आधार पे होता है? तो इन सब में जो विकार होता है, अर्थात परिवर्तन, वो होता है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर। और किसके आधार पर? काल के आधार पर। ये जो है विकारी पद है। विकारी पद कितने हैं? 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें परिवर्तन होता है किसके आधार पर होता है? लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। किसके आधार पर होता है? लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। लिंग में परिवर्तन, जैसे कि लिंग है तो क्रिया कैसे होगी? अब लिंग में परिवर्तन मतलब क्या? अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगर वहां पे पुल्लिंग है तो क्रिया भी किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? तो वह भी पुल्लिंग के अनुसार चेंज हो जाएगा। वचन, अगर एक लड़का या एक लड़की है तो एक के जैसे वह खाता है, वह खाती है। लेकिन अगर 2 है या बहुत ज्यादा है तो खाते हैं। बच्चे रोते हैं, बच्चा रोता है। ये हो गया कारक। प्रसर्ग के चिन्ह लगाने पर, यानी कारक के चिन्ह पे भी परिवर्तन होगा। काल यानी समय के अनुसार भी परिवर्तन होगा। किसमें होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में होगा। उसके बाद अब बच गया है अविकारी। अविकारी पदबंध क्या है? अविकारी पद, अविकारी में आ जाता है आपको क्या? क्रिया विशेषण, अविकारी में आता है क्रिया विशेषण,
पूरा इसको हटा ही देते हैं, आप लोग देख चुके होंगे इसको। तो इसमें आता है पहला क्रिया विशेषण, क्या आएगा? अविकारी, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी पद, अविकारी पद पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होगा? संबंध बोधक, तीसरा क्या होगा? समुच्चय बोधक, समुच्चय लिखिए या समुच्चय लिखिए? समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक। चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक। और पांचवा होता है निपात। अब यहां आप लोग देख लिए कि अविकारी पद कितना है? 5 है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसमें क्या होता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। अब है पदबंध की परिभाषा। अभी तक आप पद के देखे हैं कि परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होता है। अविकारी में आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात होता है। अब है पदबंध की परिभाषा, और पदबंध को जाने कि पदबंध क्या होता है। भाषा में यदि हम बहुत से वाक्यों पर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि कहीं तो अकेला शब्द ही उपर्युक्त पद भेद में से किसी एक पद पर विशेष कार्य करता है। जब हम भाषा को देखते हैं तो दिखाई क्या देता है कि वाक्य में कि कहीं पर अकेला शब्द ही सारे पदों का काम कर लेता है, तो अनेक में से किसी एक पद का कार्य करता है, और कहीं अनेक शब्द पद मिलकर सामूहिक रूप से किसी कार्य को करता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी अकेला एक शब्द कार्य करता है, तो वो जो एक शब्द कार्य करता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। लेकिन वहीं पर जब अनेक पद मिलकर के एक ही कार्य को करेगा, प्रमुखता दी जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तो ये पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। किसी एक ही पद के रूप में कार्य करने वाले पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। पदबंध किसे कहते हैं? किसी एक ही पद के रूप में कार्य करने वाले पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। पदबंध का चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे पढ़ाने हैं, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।